बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलायत। ख़वातीन व हज़रात, अब इलेक्शन का वक्त आ चुका है। आज आखिरी दिन था इंतखाबी मुहिम चलाने का। रात 12 बजे के बाद किसी की भी ऐड नहीं चलेगी। यकीनन आज हम देख भी रहे हैं कि बड़ा खर्चा हो रहा है, कैंपेन चलाई जा रही हैं, पूरे मुल्क में गहमा गहमी उरूज पर है। 12 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानियों का लहू गरमाया जा रहा है। अपने इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी मुहिम के जरिए वादे किए जा रहे हैं जो अल्लाह करे कि वफा हो जाएं। लेकिन बहुत सारे वादे ऐसे भी हैं जिनको सुनकर कान खड़े हो जाते हैं कि क्या आज के दौर में भी सियासतदान ऐसे वादे कर सकते हैं? क्या कोई ये कह सकता है कि पंजाब के एक इलाके की सड़क पेरिस से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं आया जब मेरे कानों ने सुना। फिर मैंने कहा जरा दोबारा गौर से सुनता हूं, आपको भी सुनवाना चाहूंगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कसूर में जलसे के दौरान। शहबाज साहब, एक तो यूनिवर्सिटी यहां मिलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुटिया में मिलनी चाहिए। और फिर ये कसूर में भी कसूर भी होया जी। कसूर ने क्या कसूर किया जो कसूर को नहीं मिलेगी? शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं देना। आपने तो जाने दिया, मैं नहीं जाने दूंगा इनको यहां से। शहबाज शरीफ साहब वादा करें कि यहाँ पे एक दानिश स्कूल आएगा, खुटिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मात करेंगी, मोटरवे से भी आगे सड़कें खूबसूरत बननी चाहिए। नवाज शरीफ ने इसके 3 मरतबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। यकीनन यकीनन अब मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या पेरिस से अच्छी सड़कें पाकिस्तान में बन सकती हैं। पाकिस्तान के वोटर्स को सोचना चाहिए कि सियासतदान जो उनसे वादे करते हैं उसमें कितनी हकीकत होती है, कितना अफसाना होता है और कितनी एग्जैजरेशन की जा रही होती है। अल्लाह करे वो दिन आए कि जब पेरिस के करीब भी हमारी सड़कें पहुँच जाएँ। पंजाब की सड़कें तो छोड़िए, सिंध और बलूचिस्तान की सड़कों का हाल तो हम जानते ही हैं। खैर, एक और आज की बहुत बड़ी खबर, निगरां हुकूमत जो कि तारीख की पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा तवील तरीन निगरां हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बाइख्तियार आइनी कानूनी तौर पर यह पहली निगरां हुकूमत है। और ये पाकिस्तान की तारीख की वो पहली निगरां हुकूमत है जिसने अपने दौरे हुकूमत में 4000 अरब रुपए कर्जा लिया है लोकल बैंक से। ये भी एक हिस्टोरिक अमाउंट है। वजह यह है कि हमारी मईशत का हाल एक तरफ हम जानते हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म लंदन के दौरे पे होते हैं तो वो पेरिस की तरफ जहाज़ घुमा लेते हैं कि मुझे आईफल टावर के टॉप पे खाना खाना है क्योंकि मैं इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का। हमने सोचे समझे बिना पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी हालात बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। यकीनन इकनॉमिक रिफॉर्म्स, एक्सपेंस रिफॉर्म्स, लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे जुडिशल रिफॉर्म्स होना बाकी हैं पाकिस्तान में। जो अल्लाह करे वो वक्त आए और वो रिफॉर्म्स हों। लेकिन जो हमारे इस वक्त निगरां मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड है गौहर एजाज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़ा नाम है बहुत। उनका आज एक स्टेटमेंट है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाली कुव्वतों से खतरा है, इंटरनेट हम बंद नहीं करेंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप क्या इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मुल्क को खतरा ज़रूर है। ये भी मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इलेक्शंस अब वक्त कहाँ रहा। परसों हम समझें इलेक्शंस हैं और ख़तरात अब भी लाहक हैं पाकिस्तान को, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर। और अगर बात की जाए सहाफ़त की, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्शन जब आते हैं तो ये भी एक बड़ा एक कॉमन सा जुमला है कि मीडिया की ईद हो जाती है। खैर, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको तस्वीर दिखाएं तो उसमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली चांदी हो गई है सहाफ़ती बरादरी की। वजह यह है कि एक ही खबर होगी, अब एक बहुत बड़ी बड़ी फुल पेज एड्स हम देख रहे हैं। आज जिस तरह अखबारों में ऐड लगे हैं, लग यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। यकीनन जो इस वक्त कैंपेन है, जो मुहिम है, वो ज़ोरों शोर से जारी है। और ये तस्वीर अब से कुछ लम्हों में प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा देंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि सहाफ़त आज किस मकाम पर है, किस नहज पर है। पैसे की खातिर कुछ भी होता है। यकीनन बात की जाए, अगर जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, इसका जिक्र आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में किया लाड़काना में। हम देख रहे हैं बिलावल साहब वेरी एक्टिव कल कराची में, आज लाड़काना में। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ख्वाब देख रहा है वो। 3 दफ़ा जिसने उसे वज़ीर आज़म बनाया उसी से पंगा लेकर निकल पड़ा और यकीनन मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ा। वो अभी से PM बन चुका है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं क्योंकि उनको यही बताया जा रहा है कि नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि साड़ी गल हो गई है।
अभी से हम वज़ीर आज़म बन गए हैं। जिस तरह अखबारों में ऐडें चली हैं, आज लग भी यही रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी यही कहा कि हमारी तवज्जो इंतकाम नहीं है, हम खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन फिर नवाज़ शरीफ साहब की बातें सुने तो सारी इंतकामी बातें नज़र आती हैं। बिलावल साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया कि फिर अगर चौथी बार वज़ीर आज़म ना बना नवाज़ शरीफ तो फिर वही नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। बात करें कराची की तो कराची में MQM के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। MQM लंदन ने जब से अपने उम्मीदवारों का, आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान किया, 81 उम्मीदवार हैं ऑल ओवर सिंध जिनकी सपोर्ट के लिए MQM लंदन से जारी हो चुका है एलामिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स होंगी, वोट बैंक MQM का टूटेगा। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि आफाक अहमद MQM हकीकी के सरबरा, वो भी इस वक्त एक्टिव चल रहे हैं, उन्होंने कराची में रैली निकाली। खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी भी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को वो हुकूमत बनाएंगे और जब कराची चलेगा तभी पाकिस्तान चलेगा और उनका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन यकीनन आज के प्रोग्राम में तमाम इशूज़ हम डिस्कस करेंगे और तफसीलन जानेंगे कि आखिर मुल्क का मुस्तकबिल होगा क्या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं, 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं। यकीनन बहुत बड़ा मरहला है। इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम आज उरूज पर है, जो आखिरी दिन है। अपने पैनल को वेलकम करना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, शर्मिला फारूकी साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार फारूक आदिल साहब ने, और अब से कुछ लम्हों बाद हमें MQM की फौजिया हमीद साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहले आपसे शर्मिला साहिबा, लेडीज फर्स्ट। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं इस वक्त जानता हूँ, हर पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी निगरान हुकूमत थी, सबसे पावरफुल आईनी और कानूनी तौर पर इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करके इनको बड़े पावर्स दे दिए गए। लेकिन साथ साथ आज जब ये खबर हमने पढ़ी अखबारों में कि 4000 अरब का रिकॉर्ड कर्जा लिया है निगरान हुकूमत ने इस कम वक्त में कमर्शियल लोकल बैंक से, शर्मिला साहिबा, तो मुझे याद आ जाता है कि हमारे निगरान वजीर आजम काकर साहब लंदन से जो है वो जहाज़ पेरिस की तरफ घुमा लेते हैं कि आईफल टावर पे टॉप पे मैंने अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है, जिसके लिए खर्चा को $1.5 मिलियन के करीब आया था, $15 लाख के करीब। तो मुआशी हालात क्या किसी सियासतदान को सुकून की नींद सोने देते होंगे आजकल? क्योंकि मेरी नज़र में तो वी आर ऑन द वर्ज, हम ऑन द एज हैं इस वक्त, बड़े ख़तरनाक हालात हैं इकोनॉमिकली इस वक्त पाकिस्तान के। शर्मिला साहिबा जी, बहुत शुक्रिया तारा साहब। देखिए, जब ये निगरान हुकूमत आई थी तो लोगों ने कहा कि अच्छा जी, अच्छी बात है कि PDM से जान छूटी, फलां से जान छूटी, अब ये बड़ा न्यूट्रल सेटअप है और ये मुल्क को चलाएगा। बीच में ऐसी खबरें भी हमने सुनी जहाँ पर इनकी बड़ी तारीफ की गई कि बड़ा अच्छा चला रहे हैं, IMF का जो ट्रेंच है वो भी आ गया, हर कुछ हो गया, फलां हो गया, IMF भी खुश है, फलां खुश है। लोगों ने ये तासुर फैलाना शुरू कर दिया कि शायद ये जो निगरान सेटअप है ये इतना अच्छा मुल्क चला रहे हैं कि शायद इनको और एक्सटेंशन दे दी जाए। अल्लाह का शुक्र है एक तरीके से कि ये बात सामने आ गई कि उन्होंने तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा उठाया है। देखिए, मुल्क चलाना किसी भी शख्स का या किसी भी ऐसे टेक्नोक्रेट का काम नहीं है। ये मुल्क अगर चलाया है तो सियासतदानों ने ही चलाया है, क्योंकि वो आवाम के वोट लेकर आते हैं और वो जवाबदेह भी आवाम को है। हर 5 साल बाद या हर 4 साल बाद उनको इलेक्शन में जाना होता है। खुदा खुदा करके इस मुल्क के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं 2 दिन बाद, और मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी हैं और पूरी कौम है कि इस मुल्क में शफाफ, मुनसिफाना, आमीन आज़ाद इलेक्शंस हो जाएं, आमीन आमीन। ताकि अवाम के हकीकी नुमाइंदे पार्लियामान में आएँ और वो इस मुल्क की भागदौड़ संभालें। देखिए, ये वही शख्स कर सकता है, ये वही लोग कर सकते हैं, ये वही सियासतदान पार्लियामेंटेरियंस कर सकते हैं जो अवाम के वोट लेकर आएँ, जिनके दिल में अवाम का दुख सुख है, दर्द है, समझते हैं मामलात और हालात को। कोई टेक्नोक्रेट कोई यहाँ से उठाया, कोई वहाँ से उठाया, कोई ब्यूरोक्रेट उठा के लगा दिया, ये मुल्क नहीं चला सकते। आई एग्री। फारूक आदिल साहब, शब्बर जैदी साहब बड़े मशहूर इंसान हैं, चेयरमैन FBR भी रहे हैं, मईशत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो कहते हैं 24 में जो हुकूमत बनाएगा 25 में उसे लग पता जाएगा मुआशी हालात की वजह से। हम ये भी जानते हैं कि IMF इंतज़ार कर रहा है कि नई लीडरशिप आए पाकिस्तान में, मार्च में फिर नया प्रोग्राम शुरू करना है, नए कर्जे की बातें करनी है।
25 अरब डॉलर्स की हमें सिर्फ डेट पेमेंट्स करनी है नेक्स्ट ईयर। बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए। फिस्कल डेफिसिट 3 साल का ऑल टाइम हाई पर है। कर्जे 4000 अरब ले लिए हैं निगरान हुकूमत ने। ये मईशत किस तरफ जाएगी, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। सर आप थोड़ी रोशनी डालिए, और आने वाली हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग होगी सूरत हाल। शुक्रिया जितोई साहब। शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक जुमला कहा करते थे, बहुत मज़ेदार, ज़ुबान बंद रखें और काम करें। ये इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए कहा करते थे। शब्बर जैदी के लिए भी मैं यही जुमला कहूँगा, काम उन्हें कोई करना है नहीं करना ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़ुबान ज़रूर बंद रखें। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं रियासत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करते हैं। दी इकनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा इकनॉमिक जरीदा है, लंदन बरतानिया से शाये होता है, इंडिपेंडेंट है। उसने ये लिखा जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है, क्योंकि जब मईशत संभलने लगती है ये या कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देता है जिससे जो सरमायाकारी करने वाले इदारे हैं या जो भी प्राइवेट या सरकारी, वो अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो कोई ऐसी सियासी मुहिम जो ही शुरू कर देता है जिससे ये मसाइल पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि शब्बर जैदी साहब भी इस वक्त इसी एजेंडे पर हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुहिब वतन है, अगर उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ है, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो उन कुव्वतों में उन कोशिशों में शरीक हो जाएं जो मुल्क की इक़्तिसादियात को मुस्तहकम करने जा रही हैं। ये तो शब्बर जैदी साहब के इस स्टेटमेंट पे तबसरा हो गया। अगली बात ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के इसी निगरान दौर में और इससे ज़रा सा मुत्तसिल पहले बहुत सारे वादे हो चुके। SIFC जो बनी है इसके तहत काफ़ी कुछ इंतज़ामात हो चुके हैं, और सऊदी अरब भी सरमायाकारी करने जा रहा है, और हमारे बहुत सारे अमारात भी सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और ये सरमायाकारी होगी। और इस किस्म की जो स्टेटमेंट देने वाले, मैं इनको गैर जिम्मेदार, नर्म से नर्म अल्फाज में कहूँगा, ये जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, अगर ये खुद पे काबू नहीं पा सकते तो उनके खानदानों को चाहिए कि कुछ अरसे के लिए लेकिन सर देखिए, आपने शब्बर जैदी के ऊपर लंबा तबसरा कर दिया है, लेकिन हालात के ऊपर इतना लंबा तबसरा आपने नहीं किया फारूक साहब। देखिए, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर हमारा फिस्कल डेट डेफिसिट 3 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, तो सर हमें परेशान तो होना चाहिए ना। हमारे कर्जे मुसलसल बढ़ रहे हैं। 25 अरब डॉलर्स की डेट सर्विसिंग की पेमेंट्स हर साल अगले 5 सालों तक। सर आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं हो सकता। जितोई साहब, बात ये है कि ये सारा खेल तो किस वक्त बिगड़ा? ये उस वक्त बिगड़ा जब अखबार और टेलीविज़न की सुर्खियों पर चलने वाली हुकूमत ने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, और आगे अब हम बोरिंग करते चले जा रहे हैं। ये बोरिंग होनी थी, अगर ना होती तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाते। लेकिन अगर किसी मुल्क का निज़ाम दुरुस्त तरीके से चल रहा हो, और हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन के बाद इस मुल्क में एक ज़िम्मेदार हुकूमत कायम होगी, और अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से चले, अच्छे तरीके से निज़ाम आए, तो फिर ये कर्जे मसाइल नहीं पैदा करते, अदायगी भी मसाइल पैदा नहीं करती। ठीक सर, मसाइल पैदा करते हैं गैर। चले, मेरी बात ना माने सर, लेकिन वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो मुआशी सिस्टम है ना, वो तब कंप्लीटली फेल हो चुका है। मेरी नज़र में भी, मैंने बड़े मईशत के ऊपर बड़ी रिपोर्टिंग की है सर। चोरी काम चोरी हमारा मेन प्रॉब्लम है, और शायद अगर हम डिफॉल्ट हो जाते तो फिर हम एक नए तौर पे सिस्टम बनाते जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन इस वक्त हमारी बुनियाद जो है बड़ी कमजोर है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है फारूक साहब, विद योर परमिशन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एमक्यूएम की फौजिया हमीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। हमें पैनल में ज्वाइन कर लिया है एमक्यूएम की सीनियर रहनुमा है फौजिया हमीद साहब, हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और रफीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक रजवाना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। रफीक रजवाना साहब, मैंने आज प्रोग्राम के आगाज में एक बात कही थी, अब आप आ गए हैं, उस वक्त आप नहीं थे, अब मैं आपसे उस पर जवाब चाहता हूँ। सवाल यह है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कसूर में खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ पेरिस से अच्छी सड़कें बना देंगे,
तो सर बात मुझे हजम नहीं होती सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के वोटर्स को, उन पाकिस्तानियों को ये बात हजम होती होगी कि पेरिस से अच्छी सड़कें सर, या फिर ये बस जज्बात में आके बह जाते हैं लीडरान? देखें, अब बात यह है कि एक सिंबॉलिकली होता है, ये इशारतन होता है, जरूरी नहीं होता कि पेरिस की सड़कें, हमारी कई सड़कें पेरिस से भी खूबसूरत है, पेरिस हमने भी देखा है और आपने भी देखा है, सिंबॉलिकली है, लोगों के ज़हन में है कि पेरिस बड़ा खूबसूरत है और वहाँ की सड़कें बड़ी जबरदस्त है। एक इशारतन होता है, तशरीह दी जाती है जी, ठीक है जी। और अभी बात रही है कि ये अब इलेक्शन तो आज का आखिरी रात के 12 बजे तक ये कैंपेन है, ठीक है ना, तो अपने अपने प्रोग्राम हर पार्टी ने बताने हैं, वेदर द पीपल आर अट्रैक्टेड और नॉट, वो तो वोटर ने डिसाइड करना है, ठीक है जी। और हर किस्म के तबके के, हर किस्म के लोग होते हैं, हर किसी सोच के होते हैं, कोई डेवलपमेंट को पसंद करते हैं, कोई सेहत आमा को पसंद करते हैं, वो कुछ करते हैं, मगर ये एक एक्यूमुलेटिव, एक जो मंशूर या बयान होता है वो होता है मुल्क की। और सर आपको चाहिए सर, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी जवाब दें, उन्होंने फरमाया है कि सर 3 बार जिसने मेरी आप बात सुनेंगे तो नहीं, आप ही की सुनूंगा, प्रॉमिस आपकी सुनूंगा सर, मेरी सुन लीजिए थोड़ी सी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 3 बार जिसने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया उसी से नवाज शरीफ ने फड्डा लिया, उसी ने नवाज शरीफ को वापस निकाला, उसी की सेटिंग के साथ साड़ी गल हो गई है, दोबारा चौथी बार आना चाहता है, ऑलरेडी अपने आप को वजीर आजम समझ रहा है, और अगर नहीं बना तो कहेगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। रिस्पॉन्ड करें सर। उसने इस जज्बे से शायद नहीं कहा होगा जिस जज्बे से आप कह रहे हैं। मैं सर मजाक नहीं कर रहा, उनकी तकरीरें इस वक्त जितनी वायरल हो रही हैं और जितनी पसीदाई हासिल कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन सबसे टॉप पे है सर। नहीं वाकई पजीराई आपके यहाँ पजीराई हो गई तो पजीराई है बात सर। सारी अखबारों में लिखा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लिखा, मैं जवाब देता हूँ, इसमें मैं कोई बिलावल भुट्टो पे एतराज नहीं करता। एक सिंपल सी बात है, कल वो एक तकरीर में या परसों कराची की रैली में कह रहे थे कि मैं 5 साल में कराची को बदल दूंगा, ठीक है। अब मैं उनके बयान का हवाला दे रहा हूँ, कोई एतराज भी नहीं कर रहा। 15 साल से या कितने सालों से कराची में हुकूमत है, ठीक है। मेरी जाती राय में जितनी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, कराची की गली नाली सड़क पानी का इशू होना भी नहीं चाहिए। महदूद वसाइल की कॉरपोरेशन और लोकल गवर्नमेंट, 6 कैंटोनमेंट्स भी हैं सर कराची में। मेरी बात आप पूरी सुनेंगे नहीं मैं तो बिल्कुल सुन रहा हूँ गवर्नर साहब। देखे ना, गुजारिश ये है, मैं अब बात कोई जवाब देने लगता हूँ तो आपको मुनासिब नहीं लगता तो फिर अच्छा नहीं होता इस तरह गुफ्तगू। लेट मी क्वेश्चन आपने पुट किया, मेरा राइट है, अगर आपने मेरे से पूछा। कंटिन्यू सर। केएमसीज़ हैं कराची में बहुत सारी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ मुद्दबाना आपसे कि ये नारे हैं इलेक्शन में उसके, ठीक है जी, तो बाकी उसमें पोटेंशियल है, मेहनत कर रहा है तो उसको चलने दें, अच्छी बात है। मगर बात ये है कि इस तरह से ये नारे बिकते नहीं हैं। आप ठीक सर। अब नारे वो देखे, नारा पता क्या बिकेगा, आप देखे, आप रोज आप ना सारे प्रोग्राम आप देख रहे हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शन का आप लोग सर्वे करने जाते हैं और लोग वहाँ सीवरेज, पानी, गैस, बिजली, ठीक है जी, ठीक है सर, और ऐसे इश्यूज की बात कर रहे हैं जो मेनली लोकल बॉडीज के इश्यूज, लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि नेशनल लेवल की पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के ये अराकीन कौमी असेंबली और सेनेट ये बनाए, ठीक है जी, और नेशनल लेवल पे मुल्क को तरक्की दें। अगर वो भी इसी में फंसे रहे, जैसा कि मेरा भी तजर्बा है और लोगों को भी तजर्बा है कि बस लोग खुश हो जाते हैं, फलां मैंने हमारी नाली बना दी, सड़क बना दी, ठीक सर, तो फिर मुल्क को लार्जर लेवल पे कैसे? सर आई एम श्योर शर्मिला फारूकी साहब अब आपकी बात के ऊपर जवाब देना चाहेंगी। और शर्मिला साहब, मेरा भी एक सवाल है आपसे। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा ये मशहूर नैरेटिव है, पाकिस्तान में बड़ा पसंद भी किया जा रहा है कि इंतकामी सियासत नहीं करना चाहता, नफरत की सियासत नहीं करना चाहता। आज ही लाड़काना में बिलावल साहब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए ये खून चूसता है गरीबों का, ये खून चूसता है मजदूरों का, वैम्पायर बना दिया गया नवाज शरीफ साहब को बिलावल साहब की तकरीर में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आपके मेहमान भी जानते हैं, बातें होती रही और मियाँ साहब की मर्जी से काम होते रहे। अवाम का फायदा हुआ ना, अवाम की कोई पजीराई हुई ना, अवाम जिसे हम कहते हैं ना ताकत का सर चश्मा अवाम है, ना अवाम को कोई रिलीफ मिला। देखिए आज अवाम को क्या चाहिए, एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं। खाने पीने की अशिया सस्ती हो, बिजली के बिल कम हो, बच्चों के लिए अच्छी तालीम हो, सेहत की सहूलियात हो, तनख्वाहों में इजाफा हो, सेहत की सहूलियात के साथ साथ उनके बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो,
मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिल जाए, किसान को हल चलाने के लिए सस्ता यूरिया और डीएपी मिल जाए, काश्तकार अच्छी हो, ख़वातीन को क्या चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, ये तमाम वो चीज़ें और बिलख़ुसूस यूथ आज जो नौजवान मायूस है और जो मुल्क छोड़ के जाने की बात करता है, जिसके पास वसाइल हैं। फौजिया हमीद साहब, आई कम टू यू। कह रहे हैं जी एमक्यूएम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं, एमक्यूएम लंदन से फहरिस्त जारी हो गई है, आफाक अहमद एमक्यूएम हकीकी ने कामयाब रैली कर ली है, खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी भी पुरुम्मीद हैं कि हम अगर कराची चलाएंगे तो ही पाकिस्तान चलेगा। क्या एमक्यूएम का वोट बैंक टूट गया है फौजिया साहबा? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने का प्रोग्राम में। आप क्या नहीं दूसरी बात यह है कि देखिए ये चीज़ें होती रहती हैं और एमकेएम जब से रीयूनाइट हुई है ना, तब से बहुत से लोगों की रातों की नींदें हराम हुई हुई हैं कि उनको पता है कि ये जो मुनज़्ज़म डिसिप्लिन ग्रुप इकट्ठा हो गया है तो ये जब भी आएगा ये जो है उसके बाद ये वापस नहीं जाएगा, ये काम करेगा। जो भी इनका नुमाइंदा काम नहीं करेगा वो फारिग हो जाएगा। तो उनको हमारी स्ट्रेंथ का पता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है चीज़ें होती रहती हैं। इससे हम ना डरने वाले हैं ना हम घबराने वाले हैं। हमने फोकस किया हुआ है अपने काम पे, हम आवाम में बैठे हुए हैं। आज भी आपने एमकेएम की रैलियाँ देखी, मुख्तलिफ़ जगहों पे थी, शाहराहों पे। मैं भी एक रैली से होके अब यहाँ आई हूँ। तो इसको मेरे ख्याल में इसमें अगर हमने अपने आप को एंगेज कर लिया तो हमारा जो फोकस है उससे हम टारगेट से ना हट जाएंगे, हमारा फोकस हट जाएगा। तो चीज़ों को ख़त्म करें। बल्कि आपके ये जो आपने पहले सवाल किया था उसी के जवाब में मैं बात करती हूँ। जो पेरिस की बात कर रहे थे, मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ ये मैं बात कहती हूँ कि इतने अरसे से हम लोग हुकूमतें करते रहे। मैं उन पार्टीज़ की बात कर रही हूँ जो बड़ी पार्टीज़ हैं। उन्होंने कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं की कि उसका हवाला दे दें कि मैंने वहाँ एक मॉडल सिटी बना दिया था, उस मॉडल सिटी की तरह का हमने पाकिस्तान के दूसरे शहर भी बनाएंगे, या हमने इकॉनमी के लिए ये एक मॉडल तैयार किया है, इस मॉडल को अब हम दूसरी जगहों पे भी लेके जाएंगे। यूथ के लिए हमने क्या किया? तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। ये बात अगर आप कहते हैं कि जी लोगों को पानी मिलना चाहिए, तो रोड साफ़ होनी चाहिए, तो उनको तिब्बी सहूलतें मिलनी चाहिए, तो जब आप लोग इतने अरसे से गवर्नमेंट में थे उस वक्त आप लोगों ने क्या किया है? I agree. जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए हम यकीन करें हम पिट गए हैं एमकेएम वाले कि हमने कहा कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। जब ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे थे, ऐसे ये आपने गलत बोला है जी एमके में कोई पीट नहीं सकता। मैं नहीं, हाँ, मतलब मैं इसको मेटाफोरिकली आप कह रही थी, मैंने लिटरली ले लिया, सॉरी। मैं जो है तशबीह सिर्फ दे रही हूँ कि ये हम इतने इस चीज़ पे वोकल हैं। हम ये कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, आपका एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये जो लोग बाहर ममालिक की बात करते हैं और जो बाहर रह के आते हैं, आप जिन लोगों को ये बातें सुना रहे हैं वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। वो तो बेचारे जहाज़ में बैठ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। पेरिस में तो आप मज़े लूट के आते हैं ना, तो जब वहाँ मज़े लूटते हैं तो आपने ये नहीं देखा कि वहाँ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। जब एमकेएम ने ये कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, जब सेंसस में हमने बहुत से लोग बाजियाब करवा दिए जो कि आपने लापता किए हुए थे, तो हमने कहा कि अब तो कॉन्स्टिट्यूंसीज ही बढ़ेंगी, आप ये यूसेस बढ़ाएं, अब ये इलेक्शंस ना कराएं। लेकिन बहुत से लोग शेरवानियाँ तैयार करके बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी हम मेयर बन जाएंगे, उन्होंने कर लिया। तो बात ये है कि जब आपका विजन ही नहीं है, आपका विजन इतना महदूद है, तो फिर जो है फिर कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपके चैनल के तवज्जुह से हमारी जो आवाम सुन रही है, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अब झांसे में नहीं आए। वो लोग जो कि विजनरी हैं, वो लोग जो कि पाकिस्तान के लिए काम करते रहे हैं माजी में, अगर 0.1% भी उन्होंने काम किया है, बहुत बुरों में अगर कोई कम बुरा है तो प्लीज़ उसको वोट करें। अपनी पसंद या नापसंद में पे ना जाएं और अपना जो वोट की पावर है उसको इस बार इस्तेमाल करें ताकि अच्छे लोग असेंबलियों में जाएं। राइट फारूक साहब, अब गुफ्तगू हो रही है नैरेटिव्स के ऊपर। मैंने सर एक बड़ी कमाल डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसका नाम था द पावर ऑफ नाइटमेयर्स, और उसके अंदर 3 एपिसोड थे और उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया था कि एक दौर था जब सियासतदान सुहाने ख्वाब दिखाते थे, अच्छे ख्वाब, कि अगर मैं ताकत में आया
तो मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। आज उस डॉक्यूमेंट्री में पूरा यही नैरेटिव बताया गया कि आज का सियासतदान डरावने ख्वाब दिखाता है और कहता है कि मैं आपको इस बहरान से बचाऊंगा, इस बहरान से बचाऊंगा, उस बहरान से बचाऊंगा, आप जिंदा रहोगे। मेरे ख्याल से आज भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान जो नैरेटिव चल रहा है वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन है सर। आपके लिए है फारूक साहब? अच्छा जितोई साहब, बुरहान से बचाना कैसे डरावना ख्वाब होता है? सर बिजली का बुरहान बहरान, से बिजली के बचाने का अंधेरे, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म कर देंगे, गैस का बहरान, चूल्हे जला देंगे, जिंदा रहने के लिए खाना पकेगा। मैं ठीक रजवाना साहब का हम ख्याल हूँ कि बात तो करने दें यार। मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं बिजली के अंधेरे ख़त्म कर दूंगा, मुआशी बहरान ख़त्म कर दूंगा, तो ये डरा कब रहा है? वो तो हौसला दिला रहा है। तो मेरे ख्याल में एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान के अंदर गाली सियासतदान को देते हैं, बेनज़ीर को देते हैं, नवाज शरीफ को देते हैं, दीगर लोगों को देते हैं। ये जुल्म है, ऐसा मत करें। अच्छा अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने रजवाना साहब से पूछा और शायद बात आगे बढ़ नहीं सकी। आपने बिलावल भुट्टो के एक स्टेटमेंट का जिक्र किया कि नवाज शरीफ इंतकाम और उसकी सियासत का जिक्र, नफरत की सियासत कर रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो उसको इक़्तिदार में लेके आते हैं ये उसी से लड़ पड़ता है। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ 3 बार निकाले गए। मेरा सवाल यह है कि बेनज़ीर भुट्टो कितनी दफ़ा निकाली गई? जितनी दफ़ा इक़्तिदार में आई निकाले गई। पहली बार उनको असलम बेग इक़्तिदार में लेके आए, क्यों लड़ाई की उन्होंने उसके साथ? मेरा सवाल है बिलावल के जवाब में। फिर उनको अगली दफ़ा इसी तरह से एडजस्टमेंट करके आई, वो फिर निकाली गई, फिर उन्होंने लड़ाई की। नहीं मेरे भाई, न बेनज़ीर ने लड़ाई की, न नवाज शरीफ ने लड़ाई की। वो लोग जो आइन से मावरा हैं, जो इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं चाहते, उन्होंने इन जमहूरी हुक्मरानों को निकाला। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासत का बहुत अच्छा आगाज़ किया था। अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत उन्होंने दिया। वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी उनकी गुफ्तगू और अंदाज़े सियासत बहुत आला था। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन में वो अपना मवाजना शायद PTI के बानी के साथ कर रहे हैं, लिहाजा वही तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। असल में जो तर्ज अमल नफरत का तर्ज अमल है इस वक्त बिलावल ने इख्तियार कर रखा है और इससे सियासत ख़राब हुई है। इसको उन्हें अपने तर्ज अमल, उन्हें अपना चेहरा काटना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान की सियासत में बिलावल का चेहरा एक बड़ा खुशनुमा चेहरा था, बहुत अच्छा, इससे उम्मीद वाबस्ता थी। लेकिन उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की इस इलेक्शन कैंपेन में, उससे मायूसी हुई है। राइट, लेट शर्मिला रिस्पॉन्ड। शर्मिला साहब अगर आप सुन रही हैं या मैं रिपीट करूं बात पूरी? नहीं जी, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत जारहाना नहीं है, ना ही वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे किसी की तजलील हो। अब बात क्या है? बात ये है कि जब वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर ख़ारजा थे तो उन्होंने एट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज़ उन्होंने परफॉर्म किया और आपने देखा कि उनकी काविशों के नतीजे में बिलखुसूस पाकिस्तान और तमाम जो ऐसे वल्नरेबल ममालिक थे जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होते हैं, उनके लिए क्लाइमेट फंड का इनेकाद किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर ऑल द कंट्रीज ग्लोबली हु आर अफेक्टेड बाय नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद जाहिरी बात है कि जो बेरोजगारी और गुर्बत और वो जो महंगाई में जो कमी नहीं आई, उसमें आप भी मायूस हुए, हम भी मायूस हुए और पार्टी भी मायूस हुई हमारी, क्योंकि हमने शहबाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म इसलिए चांस दिया था बिकॉज हम समझते थे कि वो शायद परफॉर्म कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अब आगे की जानिब अगर हमने देखना है तो हम एक जनरल इलेक्शन के मोड के अंदर थे और हमने हकीकत बयान करनी थी अवाम को कि मियाँ साहब की 3 सक्सेसिव हुकूमत ने आपको क्या दिया, अवाम को क्या दिया है। क्या महंगाई में कमी हुई, बेरोजगारी में? चंद 100 लैपटॉप बांटने से इस मुल्क का लिटरेसी रेट नहीं बढ़ जाता, या चंद एक शराएं बनाने से इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ जाते, या इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो जाती है। एक आम आदमी को, जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि क्या चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, उसको बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए, सेहत की सहूलियात चाहिए, तनख्वाहों में इजाफा चाहिए, यूथ को चाहिए नौकरियां, उनको चाहिए कैरियर काउंसलिंग। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए शर्मिला साहिबा, मुझे भी मेरे सवाल का जवाब चाहिए। और मेरा सवाल ये है आपसे कि बिलावल साहब की जो आज के वर्ड्स हैं ये लाड़काना में, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ गरीबों का खून चूसता है, नवाज शरीफ मजदूरों का खून चूसता है, वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल बिलो द बेल्ट?
इट्स नॉट बिलो द बेल्ट, ये एक हकीकत है। क्या मियाँ साहब अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहते थे? क्या अगर वो रह जाते और उनको वक्त मिल जाता तो क्या इस मुल्क में शरिया नाफिज नहीं हो जाता? क्या वो अमीरुल मोमिनीन नहीं बन रहे थे ना? इससे अवाम का क्या फायदा हो रहा था? क्या मजदूर को दिहाड़ी मिल रही थी? क्या किसान जो है तरक्की कर रहा था उनके दौर के अंदर? क्या किसान को सस्ता डीएपी मिल रहा था? क्या उसको सब्सिडी मिल रही थी? मजदूर को उसकी इजरा मिल रहा था? क्या खवातीन के साथ कोई ऐसे लेजिस्लेशन हुई जिससे खवातीन को मजीद तहफ़्फ़ुज़ मिला हो? बीआईएसपी पीपल्स पार्टी ने शुरू किया जिससे खवातीन को एम्पावर किया गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया जिसमें घर बैठी खवातीन जो है रोजगार कमा रही थी। वसीला हक, वसीला रोजगार, वसीला सेहत, पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम्स, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो सब लेके चलते हैं। नाम बदलने की कोशिश करते हैं, सब क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स पीपल्स पार्टी के थे। कौन से सोशल सेफ्टी नेटवर्क बनाए मियाँ साहब ने पार्लियामान के अंदर? क्या आपने ख्वाजा आसिफ को सुना नहीं? वो क्या किस तरीके से खवातीन को एड्रेस करते थे? दिस इज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आप इस मुल्क में चाहते हैं? क्या इस मुल्क के अंदर आप जारहाना सियासत? मैं आपको बता रही थी कि कल ही मैंने सुना था मियाँ साहब जो मरी के अंदर खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई, मुझे क्यों निकाला? वो जो तकलीफ उनको मिली है, वो जो एक दुख उनको मिला है, वो उसको भुला नहीं पा रहे। उनकी तो हमें तो ये डर है, रिपीट हमें पे तो लगी ये हुई डर है, है वो कि तो वो हर किसी को इक़्तिदार फील हो में रहा आ है कि गए तो उनकी वो बातें तो चुन रिपीट के पे बदले हैं। लेंगे, हिसाब सबसे पूरे करेंगे। राइट। हम यही तो सियासत का खात्मा चाहते हैं कि छोड़ दें ये Right. बदले की सियासत, ये छोड़ दें, ये एक दूसरे को जेलों में डालने की सियासत। Right. खुदा के वास्ते मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क की पिसी हुई आवाम के बारे में सोचें, उनको किस तरीके से इस अंधेरों से निकालना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आके हम अपने वोटर्स से मुखातिब होना चाहेंगे। मैं अपने पैनल से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि वोटर टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर इंसान, हर पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाए। ब्रेक लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स पाकिस्तान के अपने हक के राय दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, इस ताकत को ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर सब इस्तेमाल करेंगे तो एक मुस्तहकम, ताकतवर, 2/3 अक्सरियत वाली जमहूरियत आते हुए हम देखेंगे। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट 50-55% के करीब रहा है। मेरी एक ख्वाहिश है इस दफ़ा ये 70-80% तक जाए। फौजिया साहिबा, किस तरह जाएगा ये 70-80% तक? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि मीडिया ने अपना रोल इस बार बहुत अच्छा ऐसे तरीके से निभाया है और कोशिश की है कि मीडिया ने कमाया भी बड़ा है। आज की अखबारें देखी होंगी आपने। और ये है कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि खुदारा 8 फरवरी को घर से निकलिएगा। ये 8 फरवरी का दिन आपके अगले 5 सालों को जो है वो प्लान करेगा। और अगर आपने अपने वोट का हक नहीं इस्तेमाल किया तो प्लीज़ फिर आप इस चीज़ से आप हमें गिला नहीं कीजिएगा कि ये गवर्नमेंट ख़राब आई हुई है। आप लोगों को देखें, वो लोग जो कि आपके इलाके में रहते हैं, और ये वोट आपके मुल्क के इस्तेकाम के लिए, आपके बुनियादी असूलों के हकूक़ को हासिल करने के लिए, आपके लिए ये है। और वो लोग जो 15 सालों से आपको रोटी, कपड़ा और मकान का चूरन बेच रहे हैं, खुदारा ये चूरन के चक्कर में ना पड़िएगा। प्रैक्टिकल होके देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिन्होंने माजी में काम किया है, पढ़े लिखे लोग, उनको खुदारा आप वोट दीजिएगा। कास्ट सिस्टम पे मत जाइएगा, पसंद नापसंद पे मत जाइएगा। कोई शख्स अगर आपको उसकी शक्ल नहीं पसंद लेकिन वो काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, तो उसको वोट लाजमी कास्ट कीजिएगा। बल्कि मैं ये कहूँगी कि सुबह का नाश्ता वोट कास्ट करने के बाद आके कीजिएगा। थैंक यू। आमीन, 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 सुमा आमीन। शर्मिला साहिबा, व्हाट वुड यू से टू ऑल द वोटर्स आउट देयर जो पाकिस्तान की तकदीर बता है? आप बाहर निकलें। मायूसी अपनी जगह, आई एम श्योर बहुत से लोग बहुत सी जमातों से मायूस हैं, बहुत से कैंडिडेट से मायूस हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। आपके पास ये हक है कि आप अपने कैंडिडेट से अगले 5 साल जवाब दें। खुदा लसानियत की सियासत को दफन कर दें, नफरत की सियासत को दफन कर दें, मजहब के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं उनको दफन कर दें। उन लोगों को वोट दें जो चाहते हैं कि ये शहर आपका है, ये शहर में आपका है, पाकिस्तान में सबका है, और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान के लिए जान देते हैं। राइट शर्मिला साहिबा। फारूक साहब, मेरी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी
कि 70-80% वोटर टर्नआउट हो सर? कोई रास्ता है इसका आपकी नज़र में? बिल्कुल रास्ता मौजूद है। असल में अब इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ 2 सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहबा मौजूद हैं और MQM की बहन हमारी मौजूद हैं। फौजिया हामिद साहब। शायद रजवाना साहब अगर होते तो अच्छी बात होती। देखें, ये सियासी जमात की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बेदारी पैदा करे अपने समाज में। और सियासी जमात क्या होती है? सियासी जमात की मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। जब मैं गया इस्तांबुल, और ज़ाहिर है कि ये बड़ा ताकतवर ज़माना इनका था तैयब एर्दोआन साहब का, और वो बगावत को कुचल चुके थे, जो उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत हुई थी। तो मैंने ढूंढा उनकी पार्टी के लोगों को और मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि ये इतनी ताकत कैसे आई कि हर घर से आदमी निकल खड़ा हुआ और उसने टैंक को रोक दिया उसने। ये कैसे था और ये ऐसा उनका आम आदमी से ताल्लुक़ कैसे है? तो उसने मुझे कहा, एक साहब थे, उनका नाम है नदीम, डॉक्टर नदीम। वो बहुत यानी उनकी जो AK पार्टी है उसके बहुत बड़े अच्छे एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कहा कि एक दिन रात को 12-1 बजे सर्दी के मौसम में, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्तांबुल की सर्दी कैसी होती है। तो मेरा दरवाज़ा नॉक हुआ, बाहर आया तो वो AK पार्टी का जो उस खित्ते, उस इलाके का, उस मोहल्ले का या उस टाउन का जो उनका वो था ज़िम्मेदार, वो था। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ आएँ। तो वो चल पड़े। उन्होंने कहा नहीं आप मेडिकल किट भी साथ ले गए। उन्होंने मेडिकल किट ली और उनको चलाते हुए एक बड़ी तंगोतारी गली में ले गए और एक पुराने से घर का दरवाज़ा जो खुला था उसके अंदर दाखिल हुए। उसके अंदर एक बूढ़ा आदमी सर्दी से कांप रहा था और बुखार उसको लगा, बुखार चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से शिवरिंग होती है। तो उसको फर्स्ट एड दी। तो सियासी जमात इस तरह से अपने आम आदमी से रब्ता रखती है और इसी के नतीजे में वो मोबिलाइज़ करती है और वोट भी दिलवा लेती है। जहाँ मुज़ाहिमत करनी होती है मुज़ाहिमत भी करवा लेती है। बदकिस्मती से यूँ समझिए कि जो गैर जमाती इलेक्शन हमारे यहाँ 1985 में हुए हैं, उसके बाद से सियासी जमात बतदरीज बेअसर होती चली गई है और वो जितनी बड़ी सियासी जमात क्यों ना हो, उसका ग्रास रूट लेवल पे उस तरह से एक्टिव नहीं है, आम आदमी से वो राब्ता नहीं है। सियासी जमातें ही हैं जो समाज को मुतहर्रिक करती हैं, मुनज़्ज़म करती हैं और सियासी शऊर देती है। अगर हमारी सियासी जमातों की समझ में ये बात आ जाए तो वो ख्वाब जो आप और मैं, हम दोनों बल्कि सब देख रहे हैं, इसकी तकमील हो सकती है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि ये इस मुल्क पे फिर शरीयत नाफिज हो जाती, फिर वो अमीरुल मोमिनीन बन जाता। मेरा मशवरा है अपनी बहन को कि वो आइन को पढ़ें। आइन के प्रियम्बल में जो काबिल नफाज है उस पर लिखा हुआ है कि ये कायनात अल्लाह ताला की है, उसका बिला शिरकत गैर वो मालिक है और ये मुल्क चलेगा अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, लेकिन इस मुल्क का कानून जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। सर मैं सिर्फ, मेरा भी इस पे एतराज़ है ना आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। सर अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होते तो हम शराब के इतने सारे गुत्ते खोल के लाइसेंस ना देते कि हाँ भाई शराब बेचना शुरू कर दो। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से मेरी नज़र में हम शरिया से बहुत दूर चले गए हैं, कुरान और सुन्ना से बहुत दूर। अब हम टाइम खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी फारूक आदिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। शर्मिला फारूकी साहब थैंक यू सो वेरी मच। फौजिया हमीद साहब आपके बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। प्रोग्राम के आखिर में मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह में कुरान और सुन्ना को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर पाकिस्तानी 12 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानियों पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरा करें और फिर कुछ बात करें। ऐसे सियासतदानों पर इल्जाम डालना दुरुस्त नहीं होता है। अपना फर्ज जरूर निभाइएगा, वोट जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।